हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। इससे पहले हमारी एक वीडियो बनी थी इसी टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने मेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में जाना था और कुछ अदर प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे हैं जिनके बारे में आज की वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। जब भी एक बिजनेस के अंदर या क्लास के अंदर हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या बिजनेस के अंदर सीए लोग हैं, अकाउंटेंट लोग हैं, वो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तब इन रूल रेगुलेशंस की या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कभी सोच भी नहीं सकते हम लोग कि इनके बिना कोई भी अकाउंट्स प्रिपेयर करना, ये जो पूरा प्रोसेस है वो फुलफिल हो पाएगा। इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को आप लोगों ने बहुत केयरफुली समझना है बेटा, प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ समझना है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल वर्क शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। रेडी हो आप लोग? करते हैं शुरू आज की वीडियो। सबसे पहला यहाँ पे मैंने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिखा हुआ है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। व्हाट डज इट मीन्स? जो बिजनेस है उसकी खुद की एक एंटिटी यहाँ पे बनने वाली है। हमारी दृष्टि में क्या होता है बेटा, फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है ए, और इस ए ने कोई बिजनेस शुरू किया हुआ है, और इस बिजनेस अगर उसने शुरू किया तो हम ए को ही बिजनेस मान लेते हैं, उसी को ऑनर मानते हैं और उसी को बिजनेस मानते हैं। बिजनेस कुछ भी कर रहा है तो ए की गलती है, ऐसा ही होता है ना बेटा। लेकिन एग्जैक्टली अकाउंट की लैंग्वेज में या बिजनेस की लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। जो भी एक ऑनर है एंड जो भी इसका XYZ बिजनेस है, XYZ नाम से इसने एक फर्म बनाई हुई है, बिजनेस यूनिट इसने ओपन की हुई है, ये अलग एंटिटी है और ये अलग एंटिटी है। ठीक है, तो क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दोनों की अलग अलग कॉन्सेप्ट एंटिटी यहाँ पे मानी जाएगी। एक्चुअली ये जो ऑनर होता है बिजनेस के लिए क्या माना जाता है, क्रेडिटर माना जाता है। हु इज़ ए क्रेडिटर? क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिसको बिजनेस ने पैसा देना है, या तो उससे उधार पैसा लिया हुआ है या उससे स्टॉक या गुड्स या माल उधार लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या है, बिजनेस ने इससे कैपिटल उधार ली हुई है। कैपिटल क्या था? जब एक बिजनेस ने पैसा लगाकर एक ऑनर ने पैसा लगाकर एक बिजनेस को शुरू किया था, तो उस पैसे को हमने क्या बोला था, कैपिटल बोला था बेटा। तो ये माना जाता है कि इस बिजनेस ने ये जो पैसा है इसको वापस करना है विद प्रॉफिट। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने जो भी बुक्स में आपके नोट्स दिए हुए हैं उनको समझ लेना है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि इन अ बिजनेस यूनिट वी कैन ट्रांजेक्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। हम लोग सिर्फ उन्हीं आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू परचेज 100 टेबल्स। हम लोगों ने क्या किया, 100 टेबल्स यहाँ पे बिजनेस के लिए क्या किया, परचेज किए हुए हैं। हमारा क्या है, ट्रेडिंग का काम है, इसका फर्नीचर का। तो 100 टेबल्स, तो हम क्या लिखेंगे कि हम लोगों ने 100 टेबल्स को बिजनेस में लेके आए, ये रिकॉर्ड करेंगे? नेवर। हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 100 टेबल परचेज किए हैं, लेकिन ये टेबल पर यूनिट कितना है, मान लीजिए एक टेबल है वो है 500 रुपीज़ का, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 50,000 रुपीज़। तो 50,000 के हम लोगों ने बिजनेस में टेबल लेके आए, ये हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, मनी मेजर कॉन्सेप्ट, ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स कैन बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस विच कैन बी converted into the money or which can be measures as money. Okay, next one is accounting period concept. मेरे को डस्टर लेने दीजिए, इसको रब कर दूं मैं, समझने की कोशिश करो आप इसको। हो क्या सकता है, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? हालांकि मैंने इसका मतलब आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। देखिए बेटा, एक बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस को शुरू किया। ठीक है, बिजनेस को उसने शुरू किया, किस चीज़ के लिए शुरू किया है? ऑब्वियस सी बात है सर कि प्रॉफिट कमाने के लिए उसने बिजनेस को शुरू किया हुआ है। अब वो कैसे पता करेगा कि मेरे को बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या क्या इसमें चल रहा है? जानेगा ना। मान लीजिए एक बिजनेस मैन है,
ए है और उसने बिजनेस को शुरू कर दिया, और अगर वो बिजनेस को करता रहता है, 1 साल निकला, 2 साल निकले, 3 साल निकले, 4 साल निकले, 5 साल के बाद उसने क्या किया, हिसाब किताब करना चाहा, क्या वो कर पाएगा? आपको लग रहा है ऐसा? नहीं ना। उसको इवन पता ही नहीं चल पाएगा कि मेरे को क्या हो रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कैपिटल इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है या अच्छा हुआ है, उसको कुछ भी नहीं पता चलने वाला है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए उनको क्या करना चाहिए, एक छोटा सा टाइम पीरियड लेना चाहिए, और उस टाइम पीरियड के अंदर उनको हर बार बार अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करके या फिर हिसाब किताब प्रॉपर तरीके से क्लोज करना चाहिए, जिससे कि उसको पता चल पाए आज तक मेरा कितना मैंने सेल किया, कितना परचेज़ किया, कितना एक्सपेंडिचर्स हुआ, कितना मेरे सेल्स बोले तो रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना प्रॉफिट्स हुआ, कितना लॉसेस हुआ। ठीक है बेटा, इसी चीज़ को क्या बोला जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। और अकाउंटिंग पीरियड इंडिया के अंदर हम कौन सा ले रहे हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है बेटा, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक इंडिया के अंदर हमारा अकाउंटिंग पीरियड चलता है, और इसी के अंदर हर बिजनेसमैन को अकाउंट क्लोज करना नेसेसरी होता है। वो करेगा ही करेगा 31 मार्च को। ठीक है बेटा, नहीं करेगा तो पेनल्टी उसके ऊपर लग सकती है। उसको शो करना पड़ेगा कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, उसको सब बताना पड़ेगा। ओके, अगर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि लिस्टेड होती हैं, लिस्टेड बोले तो शेयर मार्केट में जिनका चल रहा है, शेयर्स अप डाउन होते रहते हैं ना, या सेल परचेज होती हैं, उनको हर 3 मंथ्स के बाद में अपना बिजनेस के बारे में या उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना पड़ता है। ये भी ज़रूरी होता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल देना चाहूँगा, एंड दिस इज़ द रियल स्टोरी। एक शहर में 2 भाई थे, और उन दोनों भाइयों ने क्या किया, एक बिजनेस को शुरू किया। किस चीज़ का बिजनेस शुरू किया? उन्होंने कपड़े की होलसेल की उन्होंने शॉप को शुरू कर लिया, और वो काम करना उन्होंने करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई अकाउंटेंट बिजनेस में नहीं रखा। खुद इतने ज़्यादा नॉलेज उनको कॉमर्स की या फिर बिजनेस को रिकॉर्ड करने की उनको थी नहीं, अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने की थी नहीं। जैसा था चलता रहा। लगभग साल, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद उनको ऐसा लगा कि हमारे बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस बिजनेस को सोल्ड आउट कर दिया। सारे का सारा जितना भी शॉप थी, जितना भी अंदर मटेरियल पड़ा हुआ था, कपड़ा पड़ा हुआ था, सारे का सारा उन्होंने बेच दिया। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बैठ के बोला कि चलो भाई साहब अपने हिसाब किताब करते हैं। 6 महीने बाद फिर उन्होंने बैठे और वो हिसाब किताब करने लग गए। लेकिन 6 महीने बाद जब उन्होंने प्रॉपर तरीके से बिल वगैरह कहीं पड़े हुए थे वो सब निकाल के लेके आए, जो भी आइटम्स को लिखा हुआ था लेके आए, जब उन्होंने कैलकुलेशन करके देखा तो उनको बहुत तगड़ा प्रॉफिट हो रहा था, मोटा प्रॉफिट के अंदर वो चल रहे थे। उनको तो मतलब शौक लगा कि यार हम लोगों ने ऐसे ही पूरे के पूरे बिजनेस को बेच दिया, हमारे तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट था। वही शॉप्स उन लोगों ने दोबारा ख़रीद ली उस बंदे से और अपना बिजनेस शुरू कर दिया, और आज उन बंदों की वहाँ पे 2 या 3 अलग खुद की शॉप बनी हुई हैं। तो मेन पर्पज़ क्या है हमारा यहाँ समझाने का, आप लोगों का अगर अकाउंटिंग पीरियड आप लोगों ने नहीं बनाया हुआ, हर एनुअल के बाद, हर 6 महीने के बाद अगर आप अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हो, तब आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बेटा जब भी बिजनेस के अंदर, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, जब भी एक बिजनेस के अंदर कोई फिक्स एसेट्स को परचेज़ किया जाता है, ठीक है, बिल्डिंग को परचेज़ किया जाता है, या फिर आप लोग ट्रक परचेज़ कर रहे हो, फर्नीचर परचेज़ कर रहे हो, वटएवर कोई भी एसेट्स, कौन सी एसेट्स, फिक्स एसेट्स, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स कोई भी अगर आप परचेज़ कर रहे हो तो क्या होता है, उसका जितना भी रिकॉर्ड किया जाता है ना, वो आप लोगों का कॉस्ट बेस्ड होता है, कॉस्ट बेस्ड होता है, या मैं कह दूँ हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस्ड होता है। अभी इसका क्या मतलब है, कॉस्ट क्या हुआ, जितना हमने उसको परचेज़ किया था, जितने रुपए का, जितना हमने जब उसको परचेज़ किया था तब कॉस्ट लगाई थी। आपने मान लीजिए 1 अप्रैल 2010 को एक बिल्डिंग परचेज़ किया, और कितने रुपए की किया, मान लीजिए 20 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग को परचेज़ किया। आप क्या करोगे, हर साल जितना भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे उसके बारे में लिखोगे, तो क्या लिखोगे, 20 लाख ही लिखोगे ना। हमेशा हम उसको जितनी भी एंट्रीज करेंगे बेटा 20 लाख के अकॉर्डिंग हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि अगर बिजनेस के अंदर मान लीजिए उसकी वैल्यू बढ़ गई है,
ठीक है। 2015 में इसकी वैल्यू बढ़कर क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई जी 60 लाख रुपीज़। 20 लाख से सीधा 60 लाख रुपीज़ हो गई इसकी बिल्डिंग की, ठीक है ना। जगह की वैल्यू बढ़ गई, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। अब क्या है, हम इसका जो रिकॉर्ड करेंगे 60 लाख पे नहीं करने वाले। हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी है सर इसकी, 20 लाख है। 20 लाख के ऊपर ही हम लोग इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है बेटा। अगर हम उसके ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे, उसको डेप्रिशिएशन लगाएंगे, उसकी वैल्यू को डाउन करेंगे, तो भी इसी के बेस्ड ही हम लोग करने वाले हैं, हमेशा करते रहते हैं। हमें एक्चुअल बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसका पता कब चलता है, जब हम लोग बिजनेस को बेच रहे होते हैं, बिजनेस को बंद कर रहे होते हैं, तब हमें पता चलेगा कि इसकी आज वैल्यू कितनी है। 60 लाख का अगर हमें कैलकुलेशन करना है तब करेंगे जब हम बिजनेस को बेच रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ 20 लाख की ही एंट्री करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट वन इज मैचिंग कॉन्सेप्ट, इसके बारे में भी जान लेते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट, अपने को मैच करना है जी, मैचिंग करनी है। किस चीज़ की मैचिंग करनी है वही तो जानना है अपने को। देखिए बेटा, हमारे बिजनेस में हम लोगों ने क्या किया, रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है ना। बोले तो सेल्स किया, रेवेन्यू जितना भी हमें मिलने वाला है, इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हमारा जितना भी कॉस्ट हुआ, क्या हुआ, कॉस्ट हुआ, उसका इसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा जिस अकाउंटिंग पीरियड में रेवेन्यू को जनरेट किया गया है। समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया वीडियो को रिपीट करके देख लेना, लेकिन एक बार मैं और बता देता हूँ। मान लीजिए 2019 या 2000 अभी 20 चल रहा है, वही ले लीजिए, ठीक है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2021, ये हमारा मान लीजिए एक अकाउंटिंग पीरियड है। अब इस अकाउंटिंग पीरियड में क्या है, हम लोगों ने मान लीजिए जो रेवेन्यू जनरेट किया, सेल्स किया, वो किया है 80 लाख रुपीज़ का। टोटल माल बेच दिया बनाकर 80 लाख रुपीज़। अब इस 80 लाख से माल को जब बनाया, प्रोसेस किया, परचेज़ किया, खर्चे जितने भी हुए, एक्सपेंडिचर्स हुए, वो मान लीजिए हुए इसके ऊपर 60 लाख रुपीज़ के, ठीक है। ये जो 60 लाख रुपीज़ के एक्सपेंडिचर्स हमारे यहाँ पे हुए हैं, वो कब रिकॉर्ड किए जाएंगे, किस साल में, जिस साल में हमने ये रेवेन्यू जनरेट किया। मतलब जिस साल हम चीज़ों को बेचकर पैसा कमा रहे हैं, उसी साल के अंदर उनसे रिलेटेड खर्चों को लिखा जाएगा। समझ में आ गया बेटा? क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि हम लोग मैच करते हैं कॉस्ट की, रेवेन्यू की, और हमें पता चल जाता है बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या बिजनेस में लॉस हुआ है। मान लीजिए साल के एंड में हमारे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होता है, जो बिना बिके रह जाता है, बिकता नहीं है साल के एंड में। तो बेटा इसके ऊपर जितना भी खर्चा हुआ ना, वो हम इस साल में नहीं जोड़ेंगे, पिछले साल में, वो अगले साल में। क्यों? क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अगले साल ओपनिंग स्टॉक बनने वाला है, अगले साल बिकने वाला है, इसीलिए इसको अगले साल ही क्या किया जाएगा बेटा, हम लोग ऐड करेंगे खर्चे इसके भी, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट वन इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट हम ये पढ़ने वाले हैं, इसका अच्छे से इसको बेटा आप लोगों ने समझ लेना है। मेरी कल वाली वीडियो है, वो भी आप लोगों ने, जो इससे पहले वीडियो बनी है +1 की, वो भी अच्छे से एक बार दोबारा से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इनको आपने बार बार देखना है, बार बार समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। बेटा बिजनेस के अंदर जितने भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स करने वाले हैं, ध्यान से समझना, इसको बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जितने भी हम लोग बिजनेस में ट्रांजैक्शंस करते हैं, हर ट्रांजैक्शंस के डबल एस्पेक्ट होते हैं, 2 पहलू होते हैं, ठीक है बेटा। क्या पहलू होते हैं उसके अंदर? मान लीजिए 2 ट्रांजैक्शन किस में होगा, देखो कहीं ना कहीं अगर हमारा बिजनेस है वो एक जिंदा नहीं है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हो रही है ना, वो हमेशा ये मान के चल रहे हैं कि 2 व्यक्तियों के बीच में हो रही है, ठीक है। एक तो होता है सेलर, एक होता है परचेजर। समझ में आई बेटा बात? तो इसमें क्या होता है, एक बंदा तो इसमें रिसीव कर रहा होता है, किसको, गुड्स को या किसी भी सर्विस को रिसीव कर रहा होता है। दूसरा क्या होता है, यील्डिंग प्रॉफिट, यील्डिंग प्रॉफिट। दूसरा क्या होता है, प्रॉफिट कमा रहा होता है, उससे अर्न कर रहा होता है। ये 2 व्यक्ति होते हैं। कैसे होते हैं? मान लीजिए राम ने श्याम को माल बेच दिया। श्याम कौन है, रिसीवर है। कौन है बेटा, रिसीवर है। और ये राम कौन है, श्याम कौन है, रिसीव कर रहा है। इसके बदले में श्याम ने इसको क्या दिया, मनी दिया। तो राम क्या कर रहा है भैया,
राम यील्ड कर रहा है, बोले तो अर्न कर रहा है प्रॉफिट को। क्या ये समझ में आया? सर दोनों ही रिसीव कर रहे हैं, आपने तो ये बोला ही नहीं कि एक दे रहा है एक ले रहा है। मैंने यहाँ दोनों चीज़ बोली, दोनों रिसीव कर रहे हैं, लेकिन क्या, एक तो गुड्स और सर्विस को रिसीव कर रहा है और दूसरा प्रॉफिट्स कमा रहा है, यील्डिंग प्रॉफिट्स। इज इट क्लियर बेटा? अभी देखिए बिजनेस के अकाउंटेंसी के अंदर हम अकाउंट्स में क्या करते हैं, इन टू एस्पेक्ट्स को क्या करते हैं बेटा, एक को डेबिट करते हैं जिसको डीआर से डिनोट करेंगे हम लोग, और एक को क्रेडिट करते हैं जिसको सीआर से डिनोट करेंगे हम। हमेशा जब भी कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगी, एक चीज़ क्या होगी, एक एंट्री, एक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, एक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। हमेशा ये रहने वाला है हमारे बिजनेस में। आप कोई भी ट्रांजैक्शंस उठाकर देख लीजिए, कोई भी व्हाटएवर बिजनेस के अंदर, मान लीजिए हम लोगों ने स्टॉक को परचेज़ किया, स्टॉक क्या किया हम लोगों ने, परचेज़ किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, एक तो बिजनेस में स्टॉक आया है और एक बिजनेस से कैश गया है, तो ये दो अकाउंट हमारे लिए क्या हो जाएंगे, मेन हो जाएंगे। ठीक है बेटा? अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एक को डेबिट करने वाले हैं, एक को क्रेडिट करने वाले हैं। कौन से रूल एंड रेगुलेशंस लगेंगे डेबिट और क्रेडिट के, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। अगला एक चैप्टर आने वाला है, टाइप ऑफ अकाउंट से रिलेटेड आएगा, डुअल एस्पेक्ट से रिलेटेड आएगा, तब हम पढ़ेंगे। तो मेनली अब आपने क्या जानना है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। अब इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस में एक एंट्री हुई, दो एंट्री हुई, तीन हुई, 1000 एंट्री हो गई। ठीक है ना? इस प्रकार से 1000 की 1000 एंट्री एक बार डेबिट होगी, एक बार क्रेडिट होगी, एक बार डेबिट होगी, एक बार क्रेडिट होगी। ऐसा होने वाला है या नहीं है? मान लीजिए ये वाली 500 रुपये से हुई, तो 500 रुपये से क्या होगी, क्रेडिट हुई। जितने भी एंट्रीज हैं, जितने भी रुपीज़ से डेबिट होगी, उतने ही रुपीज़ से क्या होने वाली है, क्रेडिट होने वाली है। क्या ये चीज़ समझ में आ गई बेटा? अब क्या होगा, मान लीजिए ये डेबिट है एंड दिस इज़ क्रेडिट। जितना डेबिट साइड अमाउंट बनने वाला है, उतना ही क्या होने वाला है, क्रेडिट साइड अमाउंट बनने वाला है। इन द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, हम लोग उनको समराइज़ करके कहाँ पे लिख देते हैं, बैलेंस शीट में। आप लोगों को ध्यान होगा बेटा ये चीज़ का, बैलेंस शीट में जब हम लोग लिख देते हैं तब किस प्रकार से बैलेंस शीट हमारी बनती है। मैं यहाँ पे आप लोगों को छोटी सी बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से हमारी बैलेंस शीट बनती है, ये हमारा उसका परफॉर्मा होता है। इधर जितनी भी बिजनेस की लाइबिलिटीज़ रहेंगी एंड इधर बिजनेस की जितनी भी एसेट्स रहेंगी। ठीक है बेटा? इस प्रकार से अमाउंट इनका आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। अब जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको इधर लिखेंगे, जितने भी एसेट्स हैं उनको इधर लिखेंगे, एंड हमेशा इनका जो प्लस माइनस होता है वो क्या आएगा, बरोबर आएगा, इक्वल आएगा। हमेशा इसमें एक पैसे का भी फ़र्क नहीं होगा। आंधी आए, तूफान आए, सुनामी आए, कुछ मर्जी आ जाए, बैलेंस शीट की जो बोथ साइड्स हैं वो इक्वल रहने वाली हैं। और इसी से हमारी एक इक्वेशन यहाँ पे जनरेट हो जाती है। कौन सी इक्वेशन यहाँ पे जनरेट होने वाली है हमारी, ध्यान से देख लीजिए। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और अभी कैपिटल क्या बनाऊंगा मैं, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस क्या आ जाएगा जी, लाइबिलिटी, और क्या आ जाएगा, लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। इज इट क्लियर? हम लोग इसको और भी ज़्यादा ब्रीफ में जानेंगे, ये स्टार्टिंग है। एक बार इसको रिपीट करके ज़रूर देखना है आप लोगों ने, समझने की एक बार बेटा इसको कोशिश आप लोगों ने ज़रूर करनी है। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वीडियो कैसे लगी, लाइक ज़रूर कर दीजिए अच्छी लगी तो बेटा, एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों ने चैनल को शेयर करते रहना है, क्योंकि जितनी भी हमारी वीडियोस नहीं आती हैं आप लोगों तक सबसे पहले वो पहुंचेंगी। एंड अगर कोई आप लोगों को डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, तो हम उस टॉपिक को भी हम लोग आपका ज़रूर क्लियर कर देंगे। थैंक यू बेटा।